All right, good evening everyone. Good evening Prathamesh, Shivang. Hi Anjali. Great. Looks energy आ गई है सब में काफी. उत्सव, ऋग्वेद, सानिका, उज्जवल, क्या बात है. ग्रेट. थकते नहीं हो क्या आप लोग दिन के 3 लेक्चर अटेंड करके? All right. एक केदार है जो कॉफी पी रहा है, एक जला जो बूस्ट पी रहा है. कितना अंतर है तुम्हारी उम्र के अंदर. हॉर्लिक्स. गुड यार. सुबह 8 बजे से लेक्चर अटेंड कर रहे हो? ऐसा 8 बजे क्या हो गया आदित्य? 8 बजे कौन से लेक्चर्स हो गए? ओह राइट. तुम्हारा स्कूल का रहता है अभी. हाँ. सही में यार, हाउ आर यू एबल टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन फॉर सो लॉन्ग? तुम लोग ऐसे क्यूकम्बर वगैरह लगाया करो अपनी आंखों पर. या पबजी खेल खेल के प्रो हो गए हैं लड़के तो. 10 घंटा 20 घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता. Like our eyes have grown accustomed to all the Blu-ray that is coming in. That's nice. रुको मेरे को चैट को होस्ट ओनली करने दो. हाँ अभी ठीक है. वो आई थिंक एक बार सबके लिए चैट ओपन हो जाता है तो इट बिकम्स मोर ऑफ अ स्पैम. ऑल राइट. यस लक्ष्मी, दैट्स द स्पिरिट. गुड. ऐसा मत करो मानस यार. जस्ट स्लीप फॉर 3 hours ड्यू टू ऑल दीज क्लासेस. इतना प्रेशर में मत आओ तुम. 3 घंटा सो के तुम्हें अपना फटीग लेवल क्रॉस करना है क्या? यू शुड इंश्योर दैट यू स्लीप प्रॉपर्ली. हेल्थ कम्स फर्स्ट. जहान है तो जहान है, बाकी सब चलता रहेगा. नहीं प्रथमेश, हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो ऑल राइट, लेट मी बिगिन टुडेज सेशन. हम लोगों ने लास्ट क्लास में तो खैर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था, सॉरी मूल कंसेप्ट देखा था. उसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ लाइट का डिस्कशन शुरू करा था. एंड वी वर ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग विद द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. तो उसके पहले का जो बिल्डअप है वो मैंने आपको बताया था, समझाया था. पहले पार्टिकल नेचर आया, फिर वेव नेचर आया. देन वेव नेचर में भी अब certain problems started coming in, and because of that there was this new theory that came into existence, which was Max Planck's quantum theory of light. So जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एटॉमिक के, दैट ये 4 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, these are something which are the crucial or the key experiments which challenge the wave theory of light. तो हम इनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे.
पहले मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात करूंगा, which will be at a very high level, and then we will go into the details of quantum theory and then talk about photoelectric effect. So let me start today's topic with the heading of black body radiation. So the interesting story behind this is that this was an experiment designed to study लाइट बल्ब्स. ठीक है, उस जमाने में light bulbs, how they used to work was that they used to take in input as an electrical work or electrical energy. ठीक है, and they used to convert that electrical energy in multiple forms. ठीक है, some of it was in form of light, whereas some of it got dissipated in form of heat. ठीक है, तो उस टाइम पर the scientists were given a problem statement that आपको ये इंश्योर करना है that ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो, कम से कम एनर्जी हीट में जाए, in order to increase the efficiency of light bulb. So this problem statement was something that was being studied. Now of course you will scratch your head with this understanding कि फिर ये black body क्या है, मतलब इसको बल्ब का रेडिएशन क्यों नहीं बोल देते, इलेक्ट्रिक बल्ब रेडिएशन, एंड देन स्टडी दैट इटसेल्फ. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, देयर इज सम बैकग्राउंड नॉलेज रिगार्डिंग दिस. व्हाट हैपेंस इज दैट अराउंड अस, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स emit and absorb different types of radiations. ठीक है, anything everything you can see in your room, it may be emitting or absorbing certain radiations. There are certain objects that actually emit and absorb radiations over a very large range. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना that certain objects emit and absorb radiations over a very large range of wavelength, or you can say frequency. ठीक है, such objects are actually called as black bodies. Now to highlight certain examples, stars are an example of black body. Sun is an example of black body. ठीक है, even certain metals at very high temperatures, ठीक है, normal room conditions पे नहीं, at very high temperatures they tend to behave like black bodies. They tend to emit and absorb radiations which are over a wide range of wavelength. Okay, so it kind of sounds a little contradictory to the name that black body मतलब black होना चाहिए, but ऐसा नहीं है. So जैसे for example sun है, ठीक है, तो sun has so much variation in terms of the energy levels that are present inside it, of the atoms and molecules that are present inside it, that it emits radiations which are in all the regions of the electromagnetic spectrum. तो सन से आपको गामा रेज भी मिलेंगी, कॉस्मिक रेज भी मिलेंगी,
रेडियो वेव्स भी मिलेंगी, माइक्रोवेव्स भी मिलेंगी, ठीक है. ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस एक्चुअली come out of them. See, there are certain objects which can emit only particular radiations. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई लेजर पॉइंटर होगा, ठीक है. तो लेजर पॉइंटर्स आर डिजाइन्ड इन सच अ मैनर दैट दे विल just emit one particular type of radiation, ठीक है, one particular wavelength I should say, or one particular frequency of radiation. Then there are objects which can emit radiations which are of different wavelength or frequency, ठीक है, but particular radiations. Then what I'm talking about are black bodies which are able to emit or absorb radiations over a very wide wavelength. Now, interestingly, one of the crucial examples of black bodies is metal at very high temperature. So this is what we find in bulbs. ठीक है, जो bulb का filament होता है, what happens is that because of the electrical energy that is provided, that filament gets heated up to high temperature and that filament behaves like a black body. ठीक है. Now, what was being done in this experiment? अब आप वो समझना. So in this experiment, the radiations emitted by a black body were being studied. ठीक है. Radiations emitted by a black body were observed, or you can say studied. Now, what was found out was this interesting observation. So, intensity of radiation. Intensity का मतलब क्या होता है? Intensity in very simple definitions, you can understand brightness. ठीक है. Technically speaking, intensity का मतलब होता है energy per unit area per unit time. ठीक है. तो intensity of radiation was being studied with respect to different wavelengths. ठीक है. सो यहां पर आप नोटिस करोगे एक्स एक्सेस पर वेवलेंथ प्लॉट किया जा रहा है. अब ब्लैक बॉडी के लिए क्या बताया मैंने आपको? डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस एमिट हो रही हैं. ठीक है. देयर इज विजिबल रेडिएशन ऑल्सो. ठीक है. विजिबल का वेवलेंथ कुछ 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में होगा. ठीक है. देन you can have radiations which are of even higher wavelength, infrared. You can have UV radiations also which are of lower wavelength that are being emitted. However, what was observed was that these radiations were emitted with different intensities. ठीक है. As in different brightness था in radiations का. And what was experimentally understood was that यहां पर आप ऑब्जर्व करना, it was a bell shaped curve. ठीक है. Let me try to draw it. ठीक है. It was a bell shaped curve and some wavelengths had lesser intensity whereas some wavelengths had higher intensity. This was experimental observation. ठीक है. Now what the scientist was trying to understand or study was that how does this graph, or how can we
इंश्योर दैट जो बल्ब है, ठीक है, वो विजिबल रेडिएशन में मैक्सिमम ब्राइटनेस शो करे rather than ultraviolet में और infrared region में, because light bulb का purpose क्या है कि उससे light मिले. For us light is visible rays, ठीक है. So the scientists were trying to understand and do some changes कि जो bulb है वो ultraviolet या infrared या उसके आसपास के radiations को ज़्यादा ना emit करे, visible region के radiations को ज़्यादा emit करे. Now the thing was, in order to understand this experimental observation, okay, the scientists were trying to understand the wave theory of light. ठीक है, wave theory of light से इसको explain करने का कोशिश कर रहे थे. ठीक है, in fact they studied this at different temperatures also. ठीक है, so in fact what happens is, what they found out was that if you increase the temperature, ठीक है, then more intense radiations come out. ठीक है, and what happens is that the peak or the maxima shifts to a lower wavelength. ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन उनको समझ में आ रहा था, दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, लेट्स से जो बल्ब के अंदर मेटल रखा हुआ है, ठीक है, वो जिस टेम्परेचर पर है वो टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं, सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द पीक ऑफ इंटेंसिटी शिफ्ट्स टुवर्ड्स लोअर wavelength. ठीक है, now this is something which they were trying to understand via theory. ठीक है, ये तो जो मैंने आपको बताया, this was experimental observation. Now what they did was they tried to understand this experimental observation via wave theory of light. ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना. But what they found out was, let me put that in form of a statement. However, wave theory of light gave drastically different version. Wave theory of light could not explain these observations. Rather, it gave a very different result. वो result कैसा था, यहाँ पर आप observe करना. So according to the wave theory of light, I versus lambda, the graph that came was not a bell-shaped curve, it was rather this curve, this hyperbolic curve. ठीक है, सो उन्होंने कैसे वो थ्योरी को यूज करा, ठीक है, वो डेप्थ में हम लोग नहीं जा पाएंगे अभी. दैट व्हाट इज इट दैट दे डिड टू मॉडल इंटेंसिटी ऑफ लाइट वर्सेस वेवलेंथ. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इज दैट दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो मैं यहाँ पर आपको ऐसे डैश डैश करके दिखा रहा हूँ. दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड the wave theory of light, ठीक है, the wave theory of light, it matched quite well with the experimental observation for higher values of wavelength. But as we move towards lower values, this wave theory, it showed very different results. It kind of deviated a lot from the experimental observations. So जो ये ब्लैक वाला मैं ग्राफ बता रहा हूँ आपको, ये वेव थ्योरी का है, ठीक है, and the blue one is of the experimental. And this difference between the wave theory and experimental observation was something
which became a very embarrassing situation for the wave theory of light. In fact, इसको एक नाम भी दिया गया, UV catastrophe. ठीक है? Why? Because this massive deviation which happened, ठीक है, this happened for wavelengths in the region of UV rays. ठीक है, जो वेवलेंथ यूवी रेस का था, ठीक है, जो ज्यादा वेवलेंथ के लिए थी, उनके यहाँ पर तो मैच कर रहा था. ठीक है, यहाँ पर देयर वाज अ मैच बिटवीन थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट फॉर हायर वेवलेंथ. बट यहाँ पर आप देखो अराउंड यूवी रेज देयर वाज अ ड्रास्टिक deviation between theory and experimental observation. Now, this was something that became an unanswered question. What happened was that many scientists were trying to solve this puzzle of why wave theory of light is not able to explain this behavior. And around 1900, okay, Max Planck, he proposed an explanation. Okay, or in fact, let me word it in this manner, that Max Planck provided an explanation for this mismatch. What he did was, and this is kind of quite funny, that Max Planck himself was not confident of what he was trying to provide as an explanation. In fact, अगर आप लोग कभी ऐसे मौका मिले मैक्स प्लैंक की बायोग्राफी को देखने का, पढ़ने का, तो उसमें the statements that go are something like this, that Max Planck himself was a firm believer in Maxwell's theory of electromagnetism. ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने ही हमें ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया. जो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वहीं से ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट आया. तो मैक्स प्लैंक himself was a huge follower of the theory of electromagnetism. However, when this wave theory of light could not explain the black body radiation, he did provide an explanation, but his explanation was more like a back calculation. So Max Planck ने क्या करा? Max Planck ने बोला कि मैं डेटा फिट करने की कोशिश करता हूँ. तो मैक्स प्लैंक ने, और ये हम लोग भी सब लोग करते हैं, हम लोग अपनी लैब के एक्सपेरिमेंट्स में ये फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, दैट वी ट्राई टू फिट द डेटा टू मैच द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. सो वैसे ही मैक्स प्लैंक ने क्या करा? मैक्स प्लैंक ने जो एक्सपेरिमेंटल डेटा लिया, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा को ही एनालाइज्ड कि ये डेटा आने के लिए what should be the theory, and he came up with an assumption. ठीक है, he came up with an assumption that if I include this assumption, I'll talk about that assumption. ठीक है, वो assumption क्या था? That if I include this assumption and rework on the theory, it fits the experimental data. Now, what happened was, the scientist at that point in time, the entire scientific community at that point in time, was unhappy with the way in which Max Planck gave this theory, because it was more of a back calculation. कि हाँ, आपको ये एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना था, तो आपने एक्सपेरिमेंट का डेटा उठाया, उस डेटा के ऊपर आपने मैथमेटिकल एनालिसिस करा और बोल दिया कि अच्छा, इस एक्सपेरिमेंटल डेटा के लिए ये अजम्पशन वर्क कर रहा है, तो लेट्स यूज दिस एज अ न्यू थ्योरी. सो हिज
theory, ठीक है, 1900 में मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दिया था जो हम लोग अभी थोड़े टाइम में डिस्कस करेंगे, which is called as the Planck's quantum theory. That was something which was not well accepted by the scientific community. It was something that was seen with a lot of skepticism. Even Max Planck himself was not very confident. However, he still published the theory. He still went ahead and spoke about those ideas or assumptions that he had. And what happened was that some years later, other scientists picked on his theory. And जैसा मैंने आपको last class में बताया था that there were some other experiments also which were not well explained by the wave theory of light. They got explained by using Planck's assumption. So 1900 में प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लिए अपना थ्योरी प्रेजेंट किया था. नॉट वेल एक्सेप्टेड. आप मान के चलो 1905 1906 में एल्बर्ट आइंस्टाइन यूज्ड प्लैंक्स थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. अराउंड 1909 या 1910 के आसपास नील्स बोर again used Max Planck's theory to explain atomic spectrum. And again, somewhere similar timelines ke around ही, Albert Einstein also explained the same problems using Planck's quantum theory. So it was around in 1915, almost 15 years down the line, that Planck's theory got its recognition, and Max Planck was awarded Nobel Prize for his theory of light. So it was a really long journey for Max Planck to get credit for the assumption that he had taken, for the working that he had provided. And it actually became one of the most fundamental experiments that laid the foundation of quantum science. Yeah, of course, Max Planck was alive. ऐसा नहीं था, he was very much alive when he was awarded the Nobel Prize. But it was a very interesting story of how this concept got established. क्योंकि उस टाइम पर ऐसा था ना, उस टाइम पर the theory of electromagnetism, जो wave theory था, वो इतना solid theory था that the scientific community was not ready to let go of it. The scientific community at that point in time was of this opinion that we are not going to accept Max Planck's theory just by the face of it. वो तो आगे जाके आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने उसकी थ्योरी को यूज करा and explained very crucial fundamental experiments using the same assumption. ठीक है, so यहाँ पर ऑब्जर्व करना, मैं इसको वर्ड कर देता हूँ, ध्यान से सुनना. मैक्स प्लैंक provided an explanation for this mismatch. He included certain fundamental assumptions or you can say modifications in the wave theory of light to match the theoretical calculations with experimental data. Now, what were these assumptions? Let's study them, let's understand them in the heading called as Planck's quantum theory. Okay, so let me put down the heading. Now, what was it that Max Planck took as an assumption or helped
अंडरस्टैंड हाँ हाँ इंक्लूडेड है, ठीक है लक्ष्मी, माना आपकी इंग्लिश बहुत सॉलिड है. जस्ट वेट अ सेकेंड यार, देयर इज सम प्रॉब्लम. हाँ ऑलराइट. सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, what was Planck's quantum theory? Let me try to summarize it in crisp bullet points to help you understand. So जैसा मैंने आपको पहले बताया था, न्यूटन के जमाने में particle theory of light was dominant. After that, wave theory of light became dominant. But what Max Planck proposed, यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैक्स प्लैंक proposed एंड उसका इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नोटिस करना. According to Planck, light, or you can say electromagnetic radiation, has dual behavior. That is, both particle as well as wave. ठीक है, यहां पर ध्यान से सुनना. Sometimes this question or this statement is actually read in a wrong manner. ठीक है, let me be very clear regarding this statement. Is light a particle? The answer is no. Is light a wave? The answer is no. Is light both particle and wave? The answer is still no. The technically correct statement is, ध्यान से सुनना, light shows particle nature as well as wave nature. That is what the technically correct statement is. You can't say light is a particle, you can't say light is a wave, you can't even say light is both. Okay, that is also an incorrect statement. Light shows particle nature as well as wave nature. This is something which is the technically correct statement. Now, what do we understand by the wave nature? ठीक है, wave nature के बारे में we already have some idea. ठीक है, we already have an idea based on theory of electromagnetism. ठीक है, electromagnetic waves या electromagnetic radiation. Particle nature is where Max Planck had his contribution. Particle nature is where Max Planck gave some path breaking assumptions. तो यहां पर ऑब्जर्व करना, पार्टिकल नेचर के लिए मैक्स प्लैंक ने कैसे यहां पर समझाया. What he said was, एंड ये स्टेटमेंट, एक एक स्टेटमेंट बहुत क्रूशियल है, ठीक है, बहुत क्रिस्प है, इनको ध्यान से समझना. मैटर अराउंड अस emits or absorbs radiation in
discrete units and not in a continuous manner. A very, very important statement. So for example, you have a bulb, ठीक है, and bulb के अंदर there is this metal filament. Now this metal filament is emitting radiations. Now what Max Planck is saying is that this radiation that is emitted, ठीक है, this is a form of energy, right? Radiation, ठीक है, एक बल्ब है और इस बल्ब से रेडिएशन निकल रहा है, which is a form of energy. What he's saying is that this energy is not continuous. It is coming out in form of discrete units. ठीक है, जैसे ये बल्ब जो है, मान लो ये 10 जूल एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज कर रहा है. So that 10 joule is being emitted as a collection of small packets or small bundles of energy in discrete units or discrete quantity. And he goes ahead and calls those smallest units of energy as photons. ठीक है, so इसके नीचे का स्टेटमेंट ऑब्जर्व करना. This discontinuous nature of energy, ठीक है, यहां पर ऑब्जर्व करना, this particle nature of energy can be understood as energy, ठीक है, as total energy of light quantized into discrete units or packets called as photons or quanta of light. So this perspective, आपके थोड़ी देर होल्ड करो, आई एम श्योर दैट आपको कुछ कुछ डाउट आ रहे होंगे, मैं एक बार एड्रेस करूंगा, बट लेट मी जस्ट कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन. दैट दिस मैथमेटिकली, इसको अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूं, दिस टोटल एनर्जी, ठीक है, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं. लेट्स से ये बल्ब है, इस बल्ब से कुछ टोटल एनर्जी एमिट हो रही है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है. दिस टोटल एनर्जी इज मेड अप ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है. ईच द स्मॉलेस्ट quanta, or you can, the smallest unit of energy is what is being called as a photon, and n represents the number of photons, ठीक है. It can be a natural number 1 2 3 and so on so forth,
ठीक है, एंड ई photon is the smallest discrete unit of energy. So ये प्लैंक की तरफ से पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट था टू हेल्प अंडरस्टैंड द पार्टिकल नेचर. दोबारा मैं एक बार रिआइट्रेट करता हूं. सो प्लैंक की थ्योरी ने क्या बोला? मैक्स प्लैंक प्रोवाइडेड अ थ्योरी दैट लाइट हैज डुअल बिहेवियर. इट हैज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. वेव नेचर तो कैसा है? दिस इज समथिंग दैट वी वेरी वेल नो फ्रॉम द अर्लियर थियरीज. ठीक है, that light undergoes this phenomena of interference, diffraction, right? It has properties like wavelength, frequency, amplitude, all those things we understand, ठीक है, from the theory of electromagnetic waves. What Planck says is that light also shows particle nature. ठीक है, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था उसमें लाइट ने अपना वेव नेचर शो कर दिया, एंड वेव नेचर के हिसाब से हम लोग सेटिस्फाई हो गए कि हाँ एक्सप्लेनेशन एकदम परफेक्ट है. बट प्लैंक ने बोला कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है. जैसे ये जो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट हुआ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, इसमें व्हाट प्लैंक सेड कि लाइट एक्चुअली पार्टिकल नेचर शो कर रहा है. इट इज नॉट एग्जिबिटिंग वेव नेचर, क्योंकि वेव नेचर से तो हमने देखा यहाँ पर मिसमैच आ गया. हमारी ऑब्जर्वेशन और थियोरी के बीच में मिसमैच आ गया. कैसे वो मिसमैच आया उसकी डिटेल में मत जाओ, बस इतना मान लो कि मिसमैच आ गया. तो प्लैंक ने बोला कि आई एम चेंजिंग अ फंडामेंटल अजम्पशन अबाउट लाइट, दैट लाइट कैन शो पार्टिकल नेचर. ठीक है, अब वो पार्टिकल नेचर क्या है? ठीक है, पार्टिकल नेचर अभी तक तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या समझाया था? पार्टिकल नेचर मतलब जैसे हम लोगों ने कोलिजन का बात करा था कि यू नो व्हेन टू पार्टिकल्स कोलाइड दे अंडरगो कोलिजन, व्हेन टू वेव्स कोलाइड दे अंडरगो इंटरफेरेंस. तो उसी तरीके से यहां पर मैक्स प्लैंक ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ. तो मैक्स प्लैंक ने बोला दैट जो लाइट है, ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? सो दैट एनर्जी is actually quantized. That energy of light is made up of small bundles or small packets called photons. ठीक है, जैसे थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि आप क्या है एनर्जी को विजुअलाइज नहीं कर सकते. ठीक है, आप शायद एनर्जी को विजुअलाइज नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. बट इफ आई ट्राई टू गिव यू एन एनालॉजी, ठीक है, for example, if I try to give you an analogy that let's say I have you know drawn these lines for you. ठीक है, अब मैं ऐसे जूम आउट करके आपको दिखाऊं, ठीक है, एकदम जूम आउट करके दिखाऊं. ठीक है, एक्चुअली इससे जूम आउट हो नहीं रहा, बट अगर मैं इतना जूम आउट आपको करके दिखाऊं तो यू माइट सी दिस एज अ बैंड. ठीक है, आपको ये जो लाइंस मैंने यहाँ पे दिखाई वो आपको एक बैंड की तरह दिख रही होंगी, आपको लग रहा होगा कंटिन्यूअस है. ठीक है, but when you actually get into the depth of it, when you are able to see in detail, ठीक है, मैं आपको zoom करके दिखाऊं. So what happens that I see that there is not a band but there is a collection of closely spaced lines. So this is what is meant by discrete units or quantization. Okay, this is an analogy of trying to help you understand that this here is an example of quantization.
जैसे हम लोगों ने चार्ज के बारे में बात करा था, हम लोगों ने चार्ज के बारे में कैसे बात करा, जैसे मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसके पहले भी चार्ज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। मिलिकन के एक्सपेरिमेंट के पहले चार्ज का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा था, एंड हम लोगों ने चार्ज का कैलकुलेशन भी कुछ करा हुआ था, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा होता था कि मान लो आप एक रॉड को, ग्लास रॉड को, ठीक है, ऐसे सिल्क के क्लॉथ के ऊपर रब करते थे, ठीक है, तो उससे क्या होता था, देयर यूज्ड टू बी सर्टेन चार्ज दैट यूज्ड टू कम ओवर द ग्लास रॉड, ठीक है। एंड बाय डूइंग द कैलकुलेशंस, ठीक है, वी इवन कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ व्हाट चार्ज वुड बी, ठीक है। मान लो चार्ज आ जाता था कुछ 10 कूलम, ठीक है, 10 कूलम चार्ज आता था, बट मिलिकन के एक्सपेरिमेंट के बाद में क्या पता पड़ा, दैट दिस 10 कूलम्स इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट्स ऑफ चार्ज, ठीक है, इट इज क्वांटाइज्ड। जो सबसे छोटी यूनिट है चार्ज की वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, ठीक है, एंड इसी के मल्टीपल में टोटल चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो इसी तरीके से व्हाट मैक्स प्लैंक provided as an explanation is the fact that energy of the radiation, ठीक है, जो लाइट का एनर्जी है, that is something which is existing in discrete units, ठीक है, in discrete units, and the smallest unit is something to be called as a photon. Now he further went ahead, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, इसमें थोड़ा सा डिटेल और है which is very important. Max Planck also found out and suggested that this particle nature and wave nature of light are related to each other, ठीक है, they are not independent of each other, they are actually related to each other. And he provided his result in the following manner, that energy of photon, ठीक है, this is actually the particle nature, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे पार्टिकल नेचर आ गया, एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, पॉसिबल फॉर अ गिवन रेडिएशन is directly proportional to the frequency of the radiation, ठीक है, frequency क्या हो गया, frequency is the wave nature, and this proportionality, by doing his experimental calculations, ठीक है, Max Planck provided the proportionality constant, we call it as small h, and he gave the equation that energy of photon is equal to h nu, where h is called as Planck's constant, ठीक है, its value is something that you'll have to remember, 6.636 into 10 raised to the power of minus 34 joule second, ठीक है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, but this is what he found out from his back calculations of black body radiation experiment. Yeah, 6.626 है शायद, 626 या 636, let me just double check, हाँ 626 not 636, right, 626 into 10 raised to the power of minus 34 joule second. So this was what Planck's theory was. So he took a very fundamental change, right? इसके पहले के साइंटिस्ट ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव नेचर को एक्सेप्ट कर लिया था,
and then he comes up and says no, that in certain experiments light actually shows particle behavior also. We can understand the experimental observations well if we take particle nature of light, and this particle nature is to be understood as energy of light being quantized in form of smallest units called photons, smallest packets of energy. And these photons or this particle nature, okay, is actually related with the wave nature, and he gave that equation. It came out to be a very simple equation, that energy of photon is equal to h nu, where h is the Planck's constant. Okay. So this was what Planck's quantum theory was, and I said exactly that उस time पर it was not accepted by the community. बाद में यही assumption लेकर आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिया, एकदम सारी ऑब्जर्वेशंस को एकदम बढ़िया से मैच करके बता दिया. नील्स बोर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, डेटा पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया. सो दैट इज वेयर Planck's quantum theory got its credit from. Now let me take your doubts. एक एक करके लेंगे. सबसे पहले हर्ष का डाउट है. हर्ष, I'll unmute you. आपने हैंड रेज किया हुआ है, पूछो. So when we say that a light has 10 joules of energy, so all the photons present in the light has 10 joules, or the sum of all the photons is 10 joules? Sum of na. So each photon has the same magnitude of energy, or each has different? डिपेंड करेगा. जैसे अगर आप किसी रैंडम सोर्स से, जैसे सन से मान लो लाइट आ रही है, ठीक है, या कोई हीटेड मेटल से लाइट आ रही है, तो वो तो क्या कर रहा है, उससे तो सारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है, डिफरेंट वेवलेंथ आ रही है. यस सर. तो डिफरेंट फोटॉन्स की डिफरेंट एनर्जी हो सकती है, और सबका सम मिला के 10 हो सकता है, ठीक है. बट अगर आप मान लो कोई लेजर बीम ले रहे हो, ठीक है, लेजर जो होता है वो डिजाइन होता है कि उसमें से एक ही फ्रीक्वेंसी निकले, तो उसके अंदर जो फोटॉन्स होंगे वो सब आइडेंटिकल एनर्जी के होंगे, और उन सबका सम मिलाकर फिर 10 होगा. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है, ग्रेट. अच्छा, फिर इसके बाद में आस्था का डाउट है. आस्था, आई विल अनम्यूट यू, जस्ट वेट. हाँ, बोलो. Good evening, sir. Sir, you said that light is neither a wave, it's not a particle, but it has characteristics of both. Hello? Right. Hello? Yeah, I can hear you, Astha. Can you hear me? Hello? Yes, Astha, I can hear you. Let me write to you in chat. So, sir, what is light? Exactly. So that is where I was very clear upfront in the first statement itself. Okay, this is a very common question that comes to anyone's head, that what is light? ठीक है. So यहाँ पर ध्यान से सुनना. See, our methodology of describing something is to connect it back to something that we already know. जैसे कल को let's say you discover something new, ठीक है. Now in order to help understand it, you would try to match it, or you will try to draw an analogy to something similar, something known to you. Now वही चीज लाइट के साथ में भी हो रही है, ठीक है. लाइट is something which is being understood पहले as a particle, that light is showing particle like nature. जैसे गैस होता है, ठीक है, गैस के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, that these are particles. Yes. And we can understand them as we can understand them as hard spheres colliding with each other, obeying Newton's laws of motion, and then do momentum conservation, energy conservation, and do whatever modeling that we have to do. Yes, sir. उसी तरीके से लाइट के बाद, because I couldn't hear you.
हाँ, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है। हाँ, सो उसी तरीके से लाइट के बारे में भी the theories evolved in this manner that earlier it was understood ki light is showing properties like a particle. Yes, So sir. light has particle nature, but then it was contradicted by experiments that showed light to be behaving like a wave. Yes, sir. And what is the final theory that came is that light in certain experiments is showing particle nature, in certain experiments it is showing wave nature. See, we do not have an experiment jahan par we find that light is showing both the natures. Yes, sir. We find that light has particle behavior also and wave behavior also. So that is where I said that if you will read good textbooks, तो उसमें ना बहुत केयरफुली स्टेटमेंट्स को क्राफ्ट किया जाता है. एंड आप जैसे एटकिंस पढ़ोगे या फिर आप कोई MIT के लेक्चर्स वगैरह देखोगे तो उसमें भी आप नोटिस करना दैट वेरी इन अ सटल मैनर they would not be incorrect. They would simply say that light shows particle behavior as well as wave behavior. They will not say that light is a particle. They will not say light is a wave. They will only talk about that light exhibiting particle like behavior and wave like behavior. ठीक है. अब या तो ऐसा हो कि कल को कोई एक नया consensus आए between the scientific community that let's describe a new word called wavetical or party wave, something like that, but that is not there. So that is what is to be understood, that technically speaking it is the behavior that is exhibited by light. And sir, how do we know if in a particular situation light will exhibit particle behavior or wave behavior? You would not know beforehand. So only by experimental observations we know. Right. By experimental observations you can understand better. जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था. ठीक है. तो पार्टिकल नेचर से तो वो एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आया, बट वेव नेचर से वो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया. वैसे ही आप देखोगे अभी मैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूँ वो वेव नेचर से नहीं समझ में आता है, वो पार्टिकल नेचर से समझ में आता है. So some can be explained with particle nature, some can be explained with wave nature. Before we do the experiment, we don't know with which it can be explained. Yes, absolutely right. Thank you, sir. Next, let me take Sumit ka doubt. हाँ सुमित, I think आपका unmute. Sir, बोलो. so you told that sun emits radiations having different wavelengths. हाँ. Sir, so उसमें फिर there will be like different photons having different magnitudes of energy, right? Yes. So then how will we find the total energy? So like you want to understand sun कितना energy emit कर रहा है? मतलब उसका जैसे आपने फॉर्मूला लिखा ना कि total energy is equals to n into energy of photon. हाँ. सो ओके, सन तो कैसा हो गया, सन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हो गया. ठीक है. आप कोई सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल लो. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ लेजर. ठीक है. लेजर के लिए मैंने क्या बताया आपको कि लेजर से एक पर्टिकुलर टाइप की रेडिएशन आ रही है. ठीक है. देयर इज दिस लेजर बीम. ठीक है. एंड इसके थ्रू देयर इज वन पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन कमिंग इन. ठीक है. And that energy of the entire laser beam will be made up of energy of each photon, and each photon ka energy will be equal to h nu, or you can say hc by lambda. Ab for example you have a source which emits से 2 रेडिएशंस, लैम्डा 1 एमिट करता है और इसके n1 फोटॉन्स एमिट कर रहा है, और दूसरा लैम्डा 2 रेडिएशन एमिट कर रहा है और उसके n2 फोटॉन्स एमिट कर रहा है. तो मेरा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? n1 hc by lambda 1 plus n2 hc by lambda 2.
समझ में आया? Okay, sir. ठीक है, लेट मी सी और किसका डाउट था? हाँ, हर्ष का डाउट है, जस्ट सेकंड हर्ष, आई अनम्यूट यू, बोलो। Hello, sir. हाँ, So as I said earlier, so the light at like different time have different nature. Like it can either have wave or particle. It cannot have both together. हाँ, right, it can't. मतलब, so we have not come across an experiment in which both the natures are exhibited simultaneously. So Okay, ऐसा sir, हो okay. सकता है कि एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और उसका कुछ पार्ट पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहा हो और कुछ पार्ट वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहा हो। Okay, ऐसा sir. हो सकता है। तो हम जो भी पढ़ते हैं सब गलत था। नहीं, सो ओके, देखो, यू शुड नॉट थिंक ऑफ इट इन अ पर्सपेक्टिव दैट जो हम पढ़ रहे हैं वो गलत था। यू शुड रादर थिंक ऑफ इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव जो हम पढ़ रहे हैं वो इनकम्प्लीट था, and that incompletion led us to a newer and newer theory. See, definitely this is a very common doubt which comes across to lot of students, that जो पुरानी थ्योरी है, ठीक है, वो डिस्कार्ड हो गई है, नई थ्योरी आ गई है, तो सीधे नई थ्योरी पढ़ाओ ना। Why are we even bothering with the older theory? However, I would like to disagree on it because the evolution, the way in which things got evolved matters a lot. Yes, sir. So the perspective which you should understand, जैसे for example मैं आपको बोर्स मॉडल ऑफ एटम भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है, ठीक है, वो गलत नहीं होगा, वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोर्स मॉडल ऑफ एटम से आने वाले रिजल्ट सब गड़बड़ी हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो इसके बारे में, आई डोंट नो, बट मैं एक आइडिया देता हूँ। जैसे हाइड्रोजन एटम के ऊपर जब बोर्स का थ्योरी लगाते हैं, ठीक है, जब बोर्स मॉडल अप्लाई करते हैं तो पता पड़ता है कि न्यूक्लियस से 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना चाहिए, ठीक है। दिस इज समथिंग व्हाट कम्स आउट एज अ रिजल्ट फ्रॉम बोर्स मॉडल, ठीक है। नाउ वंस यू डिस्कार्ड बोर्स मॉडल एंड यू टॉक अबाउट द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, श्रोडिंगर मॉडल जो हम बोलते हैं, in which we talk about the probability of finding electron, तो वो probability का maxima जो है वो इसी value पर आता है, it comes out at the same value itself. तो it is not that after quantum mechanical model Bohr's model को पढ़ना ही बंद कर देंगे। Bohr's model is a very important model to help build that learning curve, and that is why we go through it, and it's an incomplete one, we are trying to complete it, ठीक है। ऑल राइट, और कोई डाउट किसी का? यू वांट टू रेज योर हैंड? सी, चैट में बहुत सारे डाउट्स खो गए हैं बिकॉज एक साथ बहुत सारा चैट आया मेरे पास में, सो इट हैज बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट टू मैनेज। इफ यू हैव सम डाउट इन पर्टिकुलर, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस, अनम्यूट यू, यू कैन रेज योर हैंड। हाँ आदित्य, बोलो। सर, ये फोटॉन्स का बात चल रहा था तो पूछना था हम्म, सर, जैसे स्टार से अभी लाइट निकलता है, सो व्हेन इट स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट इट वीकेंस, राइट? सो एज लाइट फ्रॉम अ स्टार स्प्रेड्स आउट एंड वीकेंस, डू गैप्स फॉर्म बिटवीन द फोटॉन्स? जो आप वीकन का बात कर रहे हो ना, दैट इज एक्चुअली अनदर कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ, मतलब इसको डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। अब वो तो ऐसा चीज है एक्चुअली, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अगेन, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा पाऊंगा आपके साथ में। that is something because of the relative motion between earth and star. सर लेकिन अगर स्टार 3.9 मिलियन लाइट ईयर्स अवे रहा तो, लाइक इट्स लाइट ईयर्स अवे, लाइक इट्स एटलीस्ट 10 लाइट ईयर्स अवे अगर बोलते हैं, तब तो
ग्रेविटेशनल पुल इतना भी तो नहीं रहेगा ना सर? नहीं, सो इट इज सो सी लाइट जो है वो स्टार को एस्केप कर गया है, ठीक है। नाउ Yes, sir. स्टार को वो एस्केप कर गया और वो फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। Okay, sir. फ्री स्पेस में until unless it comes near to another massive object, it is going to flow uninterrupted, ठीक है। बट Okay. उसमें भी ऐसा होता है दैट बिकॉज अर्थ और स्टार के बीच में रिलेटिव मोशन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि Yes, दोनों sir. स्टेशनरी हैं। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज दिस शिफ्ट दैट हैपेंस इन द वेवलेंथ, ठीक है, रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट करके बोलते हैं। बट वो मैं भाई इसलिए वो इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से जो अपरेंट वेवलेंथ है वो चेंज जाएगा, उसकी वजह से आप बोल सकते हो कि फोटोन की एनर्जी चेंज हो गई है, ठीक है। बट दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द डॉपलर शिफ्ट। हाँ बोलो। Okay, sir. Okay, sir. ओके, ठीक। ऑल राइट, सो नाउ लेट मी कम टू द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए हैं। वन इज दिस इक्वेशन दैट टोटल एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, एंड दिस इज द अदर इक्वेशन इन विच the quanta of energy is related to its wave nature, which is equal to h mu, or you can say hc by lambda, ठीक है। c is the speed of light, ठीक है। समटाइम्स फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, समटाइम्स वेवलेंथ मिल जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका वैल्यू भी आप याद रखोगे, रफली 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। So using this, we will be now addressing certain numericals in the Planck's quantum theory, ठीक है। मैं एक आध क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट आप लोग समझोगे हाउ वी अप्लाई quantum theory of light in our calculations. So let's take a simple example that there is a certain bulb, ठीक है, a certain bulb emits radiation of lambda equal to 300 nanometer, ठीक है। somehow एक ही wavelength emit कर रहा है sorry. Now what I am asking you is to determine the number of photons emitted by bulb in just a second guys. So as I was saying that number of photons emitted by bulb in 1 hour, ठीक है, if the bulb is 100 watt rating, ठीक है, इसकी पावर रेटिंग 100 वाट है, एंड कन्वर्ट्स, ठीक है, थोड़ा सा और मैं एडिशनल इसमें एक ट्विस्ट ला रहा हूँ, कन्वर्ट्स 30% ऑफ इनपुट एनर्जी इनटू लाइट। सो ये आपके सामने क्वेश्चन है। नाउ पहला क्वेश्चन है, मैं इस आपको सॉल्व करके बताता हूँ, थोड़ा डिस्कस करके इसमें मैं एक दो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको बताऊंगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पर कैसा होगा, थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो। ये बल्ब है एंड हम लोगों ने समझा है कि ये जो बल्ब है ये एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है। एनर्जी इनपुट क्या है इसका, ठीक है,
पावर इनटू टाइम, ठीक है, ये थोड़ा सा जूनियर क्लासेस का फिजिक्स का नॉलेज लग रहा है, दैट इलेक्ट्रिकल वर्क इज पावर इनटू टाइम, ठीक है, एंड सब SI यूनिट्स में लेंगे, तो 100 इंटू टाइम टेकन इज 1 आवर, 1 इंटू 60 इंटू 60, ये सेकेंड्स में आएगा, ठीक है, ये वॉट्स में रहता है और ये सेकेंड्स में रहता है, तो आपका जो एनर्जी आएगा वो SI यूनिट्स में आएगा, विच विल बी इन जूल्स, ठीक है, सो यू हैव 360000 जूल्स, दिस इज द इनपुट एनर्जी, ठीक है, बट लाइट का जो एनर्जी रहेगा वो इसका 30% रहेगा, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है, सो द एनर्जी ऑफ लाइट विल बी 3/10 इंटू 360000 joules. Now comes the Planck's quantum theory, ठीक है, that this energy of light, ठीक है, जो total energy है, ठीक है, it is made up of, ठीक है, this is made up of energy of photons, ठीक है, so it is n into energy of each photon, and as we know from Planck's statement that this individual energy of photon is hc by lambda. So you substitute the value 3/10 into 360000 into n into, अब बाकी सबको भी SI यूनिट्स में डालना, ठीक है, तभी n का करेक्ट वैल्यू आएगा। h का SI यूनिट कितना है? 6.636 और सॉरी 626 into 10 raised to the power of -34, ठीक है, जूल सेकेंड, into speed of light का 3 into 10 raised to the power of 8 मीटर पर सेकेंड, एंड वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, तो 300 into 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, दिस विल बी क्वाइट क्रूशियल, ठीक है, ये जूल्स में था, oops, just a second, ठीक है, ये जूल्स में था, ये जूल सेकंड में है, ये मीटर पर सेकंड में है, ये मीटर में है, तभी आपका यूनिट्स कैंसिल आउट होंगे एंड यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ n, ठीक है, कैलकुलेशन पे मत जाओ अभी, कैलकुलेशन आई नो इज बैड, ठीक है, आई विल इवन हेल्प यू सिंप्लीफाई इट गोइंग फॉरवर्ड, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे उसके लिए आई विल हैव टू एक्सप्लेन टू यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो मैं करके दूंगा आपको, बट अभी के लिए आपको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन समझ में आया, दैट एनर्जी ऑफ लाइट इज क्वांटाइज्ड इन फॉर्म ऑफ दीज फोटॉन्स, ठीक है, एंड इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे, जहां पर यू विल बी आस्क्ड टू सिंप्लीफाई और डू द कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? Leaving the part that calculations are a turn off. I'll explain, don't worry. So understand the question. The question says that एक certain bulb है जो कि 300 नैनोमीटर के रेडिएशंस एमिट कर रहा है, एंड आपसे पूछा जा रहा है दैट इन अ टाइम स्पैन ऑफ 1 hour हाउ मेनी फोटॉन्स आर गोइंग टू बी एमिटेड बाय दिस बल्ब, एंड उस बल्ब की कुछ स्पेसिफिकेशंस बता दी हैं कि वो 100 वाट रेटिंग का बल्ब है एंड 30% इनपुट एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है। सो वी आर लाइक ऑल राइट, सो लेट्स वर्क ऑन द एनर्जी एमिटेड। तो वो कैसे पता पड़ेगा? जो एनर्जी ये अब्जॉर्ब कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क इस पे लग रहा है, दैट इज पावर इनटू टाइम, तो वो हम लोगों ने SI यूनिट्स में निकाल दिया। अब जो एनर्जी लाइट के फॉर्म में एमिट हो रही है वो 30% ही है, बाकी 70% शायद हीट के फॉर्म में निकल रहा होगा या किसी और फॉर्म में डिसिपेट हो रहा होगा, वी डोंट नो, बट लाइट के फॉर्म में क्वेश्चन में दिया हुआ है 30% एनर्जी निकल रहा है। सो वी गॉट द टोटल एनर्जी दैट इज बीइंग एमिटेड बाय दिस लाइट बल्ब। नाउ अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, ठीक है, दिस इज वेयर
प्लैंक्स थ्योरी कम्स इन। इसके पहले जो हमने पढ़ा ये सब फिजिक्स चल रहा है, ठीक है, ये आपका जूनियर क्लासेस का फिजिक्स है। दिस इज वेयर क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट कम्स इन, ठीक है, दिस इज व्हाट आई शुड से इज क्लासिकल फिजिक्स। This is where the quantum theory of light comes in, कि this total energy of light is actually quantized. It exists in form of photons. ठीक है, अब क्योंकि एक ही टाइप की वेवलेंथ निकल रही है 300 नैनोमीटर की, तो we can say that the total energy is sum of say n photons. ठीक है, तो एक फोटोन की एनर्जी hc by lambda है, तो टोटल एनर्जी विल बी n टाइम्स, ठीक है, ये n है, this here is n times hc by lambda, and then we just substitute the values. अभी समझ में आया? हाँ आस्था बोलो, आपने हैंड रेज किया था। Always be a natural number, right? या Okay. So मतलब कि n will never come in fractions or decimals or anything. नो नो नो, Okay. Thank you, sir. ऑलराइट। अब कैलकुलेशन के लिए मत जाना, कैलकुलेशन मैंने बोला वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, वो हम लोग बाद में टैकल करेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हो, ठीक है, यू कैन वर्क विद द 10 का पावर्स एंड ट्राई टू गेट अ सिंप्लीफाइड आंसर, बट वो मैं आपको धीरे धीरे विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा ऑफ हाउ टू थिंक ऑफ इट एज एन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, ठीक है। अभी लेट मी फोकस ऑन बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट, लेट मी गिव वन और टू मोर क्वेश्चंस दैट हेल्प बिल्ड अ कॉन्सेप्ट। सो एक और छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना। An atom absorbs a photon of wavelength 300 nanometer and emits 2 photons, ठीक है। If lambda 1, ठीक है, जो emitted photon है उसमें से एक का वेवलेंथ is 900 नैनोमीटर, then lambda 2 कितना रहेगा, ठीक है। lambda 1 एंड lambda 2 वेवलेंथ के फोटॉन्स को एमिट करा। इसमें आपके लिए मैं एक हिंट दे देता हूँ, हिंट इज कंजर्व एनर्जी। बताओ क्या आंसर आ रहा है? हाँ राइट शिवांक, नहीं प्रथमेश, राइट पूर्णा, हर्ष का भी सही है। राइट, तो इसमें कैसा हुआ, ये एक एटम है, ठीक है, इट इज अब्सॉर्बिंग लैम्डा एनर्जी एज इन लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन एंड इट इज एमिटिंग 2 फोटॉन्स लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 वेवलेंथ के। तो एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू एनर्जी एमिटेड, ठीक है। अब अब्सॉर्ब्ड एनर्जी तो एक ही फोटोन से आ रही है, तो वो hc बाय लैम्डा हो गई, एंड एमिट 2 फोटॉन्स के फॉर्म में हो रही है, तो इट विल बी hc बाय लैम्डा 1 प्लस hc बाय लैम्डा 2। अब रादर देन गेटिंग इनटू द मेसी कैलकुलेशंस हम लोग hc सीधे काट सकते हैं, राइट। सो 1/300 is equal to 1/900 plus 1/λ2। if you do the calculation quickly तो ये पता पड़ जाएगा आपको, this comes out to be 450 नैनोमीटर, ठीक है। तो
फोटोन की एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? हाँ, ठीक है, प्रेटी सिंपल। ऑल राइट, एक क्वेश्चन और करते हैं, स्लाइटली अगेन थोड़ा सा लैंग्वेज ट्रिकी रहेगा, बट लेट्स सी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन में कराता हूँ। लेट मी टेक वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुकलेट इटसेल्फ, ठीक है, एंड इसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करना, लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंड करना, तो यू विल बी एबल टू आंसर बेटर। ठीक है, 15th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। Let me put that here. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी इसके कैलकुलेशंस आर नॉट बैड। इसमें भी कुछ कुछ चीजें कट जाएंगी, तो यू डोंट हैव टू डील विद द मेसी कैलकुलेशन। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू दिस। प्रथमेश कुछ पूछ रहे हो, बोलो। सॉरी, आई विल अनम्यूट यू। हाँ बोलो। सर, मुझे वो पहले वाले क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन किया, मुझे 1.6 into 10⁻17 एटम्स आया पहले के पहले में। ये वाले में? हाँ। आप आंसर कंफर्म कर रहे हो क्या? हाँ सर। अरे देखना पड़ेगा यार, मैं करके बताता हूँ। ठीक है सर। आस्था आप क्या बोल रहे हो? एक मिनट, लेट मी जस्ट अनम्यूट यू एज वेल। हाँ बोलो। Sir, I'm not saying anything. अच्छा नहीं, आपका हैंड रेज था इस वजह से। ऑल राइट। Oh, wait 1 second. ऑल राइट, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर भी दिया है। इसका नहीं, अभी तक तो करेक्ट आंसर नहीं आया है। लेट मी जस्ट सी किस किसने आंसर दे दिया है। हाँ, रावी का करेक्ट आंसर है, सानिका का करेक्ट है, श्रेयस का भी सही है। नहीं, बाकी शिवांक, आर्यन, केदार, मानस, नहीं आप लोगों का करेक्ट नहीं है। नहीं अक्षता। All right, the correct answer is option A. 5/9। किसी का 9/5 आ गया हो तो देख लेना, कुछ कैलकुलेशन केयरलेस मिस्टेक कर दिया होगा। तो यहाँ पर सिमिलर कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई डाई है, ठीक है, एंड दिस डाई इज गेटिंग सम एनर्जी, ठीक है, एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी कैसे अब्जॉर्ब हो रही है? इन फॉर्म ऑफ certain photons. So let's say Na is the number of photons
and each photon का energy is hc by lambda absorbed. ठीक है, and it is emitting energy also. ठीक है, it is emitting energy, and this will be equal to, say, Ne is the number of photons emitted, and each photon ka energy will be hc by lambda e, if lambda e is the energy that is emitted or wavelength of the emitted photon. ठीक है, and question में क्या दिया हुआ है यहाँ पर observe करना, energy emitted is 50% of energy absorbed, ये given है question में. ठीक है, so if I put the values here, number of emitted photons into hc by lambda emitted is equal to number of, or is equal to 50%. 50% हो जाएगा 1/2 number of absorbed photons into hc by lambda a. So if you remove hc cancel out हो जाएगा. आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ क्वांटा. क्वांटा का मतलब क्या हो गया, फोटॉन्स. एमिटेड बाय अब्सॉर्ब्ड का रेशियो पूछा है. ठीक है, सो Ne अपॉन Na पूछा है, विच विल बी 1/2 into lambda E by lambda A. तो lambda E is 5000 angstrom and lambda A was 4500 angstrom. Right, so this came out to be 5/9, which is 0.55. Your option A. ये समझ में आया? जिसका गलत आंसर आया, आई थिंक यू शुड बी एबल टू सी कहां पर आपने क्या केयरलेस मिस्टेक करी. ठीक है, सो लेट मी जस्ट जूम आउट. राइट, सो कॉन्सेप्ट सिंपल है, दैट यू हैव टू यूज the results that Max Planck provided using his quantum theory of light. But sometimes the language of the question can be a little tricky. You will have to comprehend the language properly to understand and form the equation. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिफोर क्लोजिंग द लेक्चर में एक और क्वेश्चन आपको करा दूंगा. ठीक है, एक बार यहाँ पर ऑब्जर्व करना. जस्ट वन मोर क्वेश्चन, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं. ठीक है, स्लाइटली ट्रिकी लैंग्वेज. ठीक है, इट इज नॉट वन ऑफ द इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ इट्स लैंग्वेज, बट एक बार आप कॉम्प्रिहेंड कर लोगे तो द क्वेश्चन विल बिकम देन रिलेटिवली इजी टू वर्क विद. ठीक है, एंड अगेन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं. एक 10 की पावर 19 है, एक 10 की पावर 9 है, एक 10 की पावर 5 है, एक 10 की पावर 10 है. तो थोड़ा आप अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस कर सकते हो. ठीक है, ट्राई करो.
Right, most of you are now getting the answer correct. Right, it is नहीं शेखर, मतलब as far as I remember, I think the answer is C option. ठीक है, एक बार मुझे भी चेक करना पड़ेगा, बट द आंसर इज सी ऑप्शन. मैं एक बार क्विकली आप लोगों को बता देता हूँ. ठीक है, अब इसमें आप लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंड करना. अब इसमें देयर इज सम रेप्टाइल का सम आई. ठीक है, नाउ इट हैज टू पास द सिग्नल टू द ब्रेन. ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिज दिस कनेक्शन देयर इज सम एनर्जी रिक्वायरमेंट. ठीक है, दैट एनर्जी रिक्वायर्ड is 3.15 into 10 raised to the power of minus 14 joule. And where is this energy going to come from? It is going to come from the photons. ठीक है, 890 नैनोमीटर के photons यहाँ पे strike कर रहे हैं. Right, so energy should be equal to NHC by lambda. तो ये आपने comprehend कर लिया, तो अब आपके लिए solve करना आसान हो जाएगा. 3 ऐसा यूनिट्स में चलेंगे सब. 3.15 इंटू 10 की पावर माइनस 14 जूल्स इंटू 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 8 अपॉन 890 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 9 मीटर्स. ठीक है, तो ये जूल सेकेंड में और ये मीटर पर सेकेंड में, सब ऐसा यूनिट्स में लिखेंगे. तो अब हमारा n का वैल्यू आ जाएगा. यहाँ पर देखना, 3.15 into 890 upon 6.626 into 3 into 10 की पावर्स को सॉर्ट कर देता हूं मैं. ये माइनस 14 एंड माइनस 9. ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऊपर 17 और 20 और 3. ये 10 की पावर 3 में सॉर्ट हो जाएगा. क्या आपको ये समझ में आया 10 की पावर्स को सॉर्ट करा जो मैंने? ठीक है, 10 की पावर माइनस 14 एंड 10 की पावर माइनस 9, ये मिलकर बन गया 10 की पावर माइनस 23. ठीक है, एंड ये 10 की पावर 8 भी इधर चला गया तो वो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस 23 एंड माइनस 8 बन जाएगा माइनस 31. एंड ये माइनस 31 एंड माइनस 34 कैंसिल आउट होके यहाँ पर प्लस 3 बन जाएंगे n के साथ में. ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब जनरली आई हैव सीन ICSE, CBSE एंड इवन स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स फटाफट कर लेते हैं, बट IB बोर्ड के बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आता है. अब वो धीरे धीरे आपको ओवरकम करना पड़ेगा. ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी रफली, राइट, ये आप करोगे. ठीक है, यहाँ पर ये अपने आप में एक सिंप्लीफिकेशन आ सकता है इसके अंदर. ठीक है, आई कैन राइट दिस as 3.15, this as 8.9. मैं इसमें से 10 की 2 पावर को अलग कर लेता हूँ अपॉन 6.26 इंटू 3 एंड ये 10 की पावर 5. तो ये जो है ये समथिंग बिटवीन 1 एंड 10 आ जाएगा. ठीक है, जो ऑर्डर रहेगा वो 10 की पावर 5 का रहेगा. अब मैं तो टाइम वेस्ट भी नहीं करता कैलकुलेशन में, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो ऑप्शन सब बहुत दूर दूर है. मैं सी ऑप्शन मार्क कर देता. सब्जेक्टिव होता तो ऑफकोर्स आई वुड हैव गॉन अहेड एंड कैलकुलेटेड, बट बिकॉज ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शंस देखा तो फटाफट मेरा सॉल्व हो गया. ठीक है, ऑल राइट, गुड. सो दिस वाज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. इसके ऊपर बेस्ड नहीं जेई में सब्जेक्टिव भी आता है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आता है सुमित. अब तो जेई मेंस में भी सब्जेक्टिव आने लग गया है, एडवांस में तो आता ही था. ठीक है, तो ऐसा मत करना कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो. हाँ हर्ष बोलो, यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू. हेलो सर. हाँ बोलो सर, वो जब जो प्रोडक्ट होता है ना ये H और C का, वो 1240 है ना? वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में रहेगा, वो मैं कराऊंगा. अभी मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट पढ़ाई नहीं है ना. तो सर हम इधर वो यूज कर सकते थे क्या? हाँ कर सकते हैं,
बट थोड़ा सा उसमें भी कैलकुलेशन बढ़ेगा ही, सही कम नहीं होगा उसमें भी थोड़ा। उससे हाँ हाँ हाँ, उसमें आंसर तो देखो सेम ही आना है, आंसर अलग नहीं आना है, थोड़ा अलग सा आंसर, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि 1240 इज एन अप्रोक्सीमेशन, अदरवाइज इट शुड कम नियर बाय ओनली। ओके सर, ओके सर। ऑलराइट, ठीक है, मैं आज इतना ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, एंड हाउ क्वांटम थ्योरी इज गोइंग टू एक्सप्लेन दैट एक्सपेरिमेंट. That is what we are going to study. We are going to do both qualitative as well as quantitative analysis of that. ठीक है, तो आज जो पढ़ा उसके बेसिस पे I'll share some homework for you. वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, so do practice that. ठीक है, ज़्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा सा ही दूंगा, प्रैक्टिस करो, and then we'll discuss in the next class. All right, thank you guys.